जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्पीच की और वो स्पीच ऐसी थी जिसको ज़ाहिर बात है हम सारे बड़े ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी इस स्पीच का क्या मकसद था और किस एंगल से बात की उन्होंने। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। एज़ वी टॉक, एज़ वी डिस्कस, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इसको पूरी दुनिया जो है उस स्पीच को स्टडी करने की कोशिश कर रही है और देख रही है कि नरेंद्र मोदी इज़ बेसिकली ऑफरिंग टू इंडिया एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहली बात तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं कुछ पिक करना चाहता हूँ बात। मिसाल के तौर पे उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की। उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब ने कहा जी कि अब जो शॉपकीपर्स जो हैं वो उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है ना जी। अ, अब वो जिसे कहते हैं ना, अपनी मार्केट पे फोकस किया है। ठीक है जी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वो जिसे कहते हैं वोकल फॉर लोकल, जो जिसे बोलते हैं स्वदेशी बोर्ड्स लगेंगे बाय, ठीक है जी। सेल्फ रिलायंस और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम इतना बड़ा मुल्क हैं तो हमें इन चीज़ों पे देखना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात ये भी है, थोड़ा-सा इसको देखना पड़ेगा, उन्होंने डिफेंस के हवाले से बहुत कुछ कहा, ठीक है? डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट ज़िक्र किया कि हमने बड़ी कामयाबी ली, हमारे पास सेल्फ रिलायंस थी जेट इंजन के अंदर और इंडिया जो है बहुत देर से जो है वो ये कर रहा था। फिर आपको पता है सुदर्शन चक्रा का भी ज़िक्र किया उन्होंने, जो कि देसी आयरन डोम होगा, ठीक है जी। फिर आपको पता है पॉलिटिकली उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी, उन्होंने आरएसएस को बहुत अहमियत दी। आरएसएस जो है वो उन्होंने कहा जी कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है रेड फोर्ट से, ठीक है जी। और 100 साल हो गए हैं, 100 साल हो गए हैं इसको। इट मीन्स कि मैं इसको थोड़ा-सा अगर मैं आपको व्हाई मोदी इज़ प्रेज़िंग आरएसएस फॉर एग्ज़ाम्पल, बिगेस्ट एनजीओ। मोदी साहब को इस चीज़ की समझ आ रही है कि शायद मेरे ऊपर एक प्रेशर आएगा कि मैं 75 इयर्स का हो चुका हूँ, हुकूमत छोड़ो, पार्टी छोड़ो, चीज़ें छोड़ो, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली जो मोदी साहब चीज़ फ़ोकस कर सकते हैं, उनको इस चीज़ की भी समझ है कि अगर हमने ये किया जो मैं कर रहा हूँ, तो इससे पार्टी के अंदर ये होगा 2029 के बाद मोदी को नहीं खड़ा करना। ठीक हो गया जी। तीसरी अहम बात जो उन्होंने जो की जो वो ये आरएसएस का जो ज़िक्र कर रहे हैं, विदिन, क्योंकि उनकी रूट्स हैं आरएसएस में, तो वो समझते हैं कि अगर मैंने आरएसएस को नाराज़ कर दिया, सो ही इज़ गोइंग बैक टू द आरएसएस। जो रूट्स हैं उनकी, जो बीजेपी के ऊपर जो आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है, वो तो आरएसएस का है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। बीजेपी के ऊपर आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस आरएसएस का है। सो वो कह रहा है कि इसको 100 साल होने पे वो अपनी वो बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ पे बड़ा खुश हूँ, मुझे ये बड़ा अच्छा चीज़ लगती है। सो इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें। व्हाट डज़ ही मीन बाय 100 इयर्स ऑफ आरएसएस का डिस्कस करना। 100 इयर्स की आरएसएस को डिस्कस करना कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये ही इज़ डूइंग इट बिकॉज़ ही अंडरस्टैंड्स कि इसकी क्या ज़रूरत है। अब और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जी और रेड फोर्ट से बात करना कि जी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया जो है, ठीक है जी, वो सेंटर ऑफ पावर है और रेड फोर्ट जो है वो भी सेंटर ऑफ पावर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। ठीक है जी। सो वहाँ से बात करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिया जो है, याद रखें, जब रेड फोर्ट की बात करता है तो उसकी अहमियत है और नरेंद्र मोदी जब रेड फोर्ट के ऊपर बात करते हैं तो उसकी भी अगेन अहमियत है। समझ रहे हैं? सो ये चीज़ जो है वो लाल किला जिसे रेड फोर्ट कहते हैं, ये पुराने दिल्ली के अंदर है। और ये जो शाहजहां थे, जो मुग़ल एम्परर थे, उनके दौर में ये कमीशन हुआ था और इसकी कंस्ट्रक्शन 1638 में हुई थी। 1648 में ये कंप्लीट हुआ। इसका जो ओरिजिनल मकसद ये था कि जो मुग़ल एम्परर है, उन्होंने 200 साल तक यहाँ पे रेज़िडेंस रखी। मुग़ल एम्परर्स ने। और जो शाहजहां है, उसने अपने कैपिटल को आगरा शिफ्ट किया, जो जिसे वो कहते हैं ना, ठीक है जी। और फिर इसको जो रेड फोर्ट जो है, इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया गया एज ए पैलेस नए कैपिटल के लिए। बहरहाल इसकी जो स्टाइल है दैट इज़ एन इंडो इस्लामिक पर्शियन
तिमुरिद और मुग़ल आर्किटेक्चर है, 4-5 चीज़ें इसके अंदर है, रेड सैंडस्टोन है इसके अंदर। खैर मैं उसमें तो नहीं जाना चाहता, लेकिन ये एक इसकी भी वैल्यू वर्थ है। मैं जस्ट एक वो हाइलाइट करना चाह रहा था कि इसकी वैल्यू वर्थ है। और दूसरा अगर आप ये भी देखें कि जो जो चीज़ नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं, ये जो चीज़ वो बात कर रहे हैं, उसमें पहली बात तो उन्होंने ज़िक्र ही टेररिज़्म का किया है, ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी आती है, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिए टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लफ जो है इसको वो डोंट केयर अबाउट दिस। मैं फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर भी बात की कि हम इकोनॉमी की वो क्या करने जा रहे हैं, रोजगार योजना और इस तरह की बातें थी। वेल मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर उन्होंने इंडिया की जो डेमोग्राफी के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी इलीगल माइग्रेंट्स हैं और इन्फिल्ट्रेशन है, बेसिकली बांग्लादेशियों को टारगेट किया गया, टू सम एक्सटेंट नेपाल, ठीक है, लेकिन लार्जली बांग्लादेश को टारगेट किया गया ताकि ये इनको डिपोर्ट किया जाए। और एंड देन ऑब्वियसली असम को भी टारगेट किया, म्यांमार और इन चीज़ों के अंदर। और उन्होंने कहा जी कि अगर ये ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान इलीगल अफगानियों को निकालता है, पाकिस्तान इलीगल अफगानियों को निकालता है ना, ठीक है, तो इंडिया इलीगल जो लोग हैं बांग्लादेश से, असम से और बहुत सारी जगहों से, तो वो एक इलीगल ड्राइव इस वक्त चल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो दैट वाज कि जी आत्मनिर्भर जो सेल्फ रिलायंस है, इट मीन्स कि जी मोदी साहब ने इसको डिस्कस किया कि 8-9 दफ़ा इसको डिस्कस किया अपनी स्पीच के अंदर। सेमीकंडक्टर जो कि इंडिया बहुत हद तक चाइना से अभी तक कर रहा है, और मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो करना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दैट इज़ देयर, दैट इज़ सिग्निफिकेंट चीज़ है ये। वो एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, ठीक है, मुझे जो कम से कम नज़र आती है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो वो जिसे कहते हैं ना सेल्फ रिलायंस की जब बातें होंगी, तो मोदी साहब 4-5 चीज़ों का ज़िक्र करते हैं। वो कहते हैं सेल्फ रिलायंस हमें मेडिसिन्स में चाहिए, मेडिकल में, सेल्फ डिजिटल सॉवरेनिटी की वो बात करते हैं, इंडिजिनस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इसको भी अहमियत देते हैं। मेक इन इंडिया को वो बहुत अहमियत देते हैं मोदी साहब। और डिफेंस के हवाले से उन्होंने काफ़ी बातें जो हैं वो की। न्यूक्लियर एनर्जी को नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अहमियत दी। लेकिन सवाल फिर वही आता है, ठीक है जी, ये जो मोदी साहब की ये जो अप्रोच है कि अब वो समझते हैं कि मुझे हर कीमत के अंदर, मुझे हर सूरत के अंदर अपनी वो जो अप्रोच है उसमें कुछ तब्दीली लेके आनी है। और वो तब्दीली क्या है कि मुझे आरएसएस को भी करीब करना है। इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि आरएसएस को भी करीब करना है। जितना ज़्यादा आरएसएस करीब होगी, उतना ज़्यादा मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो मजबूत होगी। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस नैरेटिव, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस नैरेटिव को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। आरएसएस के हवाले से उनकी क्या जो अप्रोच है वो वहाँ पे मौजूद है। उनकी अप्रोच बड़ी क्लियर है। मोदी साहब जो है ना वो ही इज़ डूइंग वेरी वेरी, एक हम बोलते हैं इज़ अ कनिंग पॉलिटिशियन। कनिंग पॉलिटिशियन आपको पता है किसको कहते हैं? जो मतलब जो बड़ा स्मार्ट है, क्लेवर है, ही एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ही इज कनिंग इन दैट सेंस कि जी मैं वो, एंड ही इज़ अ गुड व्हीलर डीलर एज वेल। वो अच्छे व्हीलर डीलर भी हैं, उनको अपनी व्हीलिंग डीलिंग करनी आती है अपनी उसके अंदर सारे के अंदर, और वो उसमें व्हीलिंग डीलिंग अच्छी कर लेते हैं, ठीक है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि मोदी साहब की ये जो स्पीच है जिसमें पाकिस्तान का जिक्र करना, ठीक है ना जी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बहुत सारे लोग वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की उन्होंने बात की, ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि जी हम क्रशिंग रिस्पांस देंगे। इट मीन्स कि अगर इंडिया के अंदर कहीं भी अटैक होता है तो वो क्रशिंग रिस्पांस देंगे। और इंडस वाटर ट्रीटी, अच्छा पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी क्लैरिटी है। पाकिस्तान, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया जैसे मरने मराने की बातें करता है ना, छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, लटा देंगे, लेट जाएंगे व्हाटएवर, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी क्लैरिटी है कि नहीं भाई, इस तरह नहीं हमने चीज़ों को जाने देना। दिस इज़ नॉट हाउ वी आर गोइंग टू लेट थिंग्स गो। चीज़ों को हम इस तरह नहीं जाने देंगे।
ہم چیزوں کو ایک اور انداز میں لے کے جائیں گے. یہ ایک ان کی اپروچ ہے، اور میں اس کو ذرا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو اپروچ اڈاپٹ کی ہے اس کی کیا میننگ ہو سکتی ہے یا کیا اس کی سگنیفیکینس ہے. لیکن فار اے مومنٹ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا یہ جو ایگریمنٹ ہے وہ انڈیا نے اڑا دیا. ٹھیک ہے جی، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو انڈیا اور پاکستان کو بٹھا سکے. انڈیا کسی کو الاؤ ہی نہیں کرتا. اب کیا ویسے میک ان انڈیا کی، میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی بات کر رہا تھا، تو کیا میک ان انڈیا جیٹس بنیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. اب وہ اس کے اوپر بھی جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز خود بناؤ. آج شروع کرو گے تو 50 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد یہ چیز چلے گی. اور یہ ایک چیز ہے، اس کو لیٹس ناٹ اگنور دس. ٹھیک ہے، مودی صاحب اس طرح کی مینوفیکچرنگ چاہتے ہیں. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اور یہ جو ہائی پاور ڈیموگرافی مشن جو ہے اس کے بھی دیکھیں مطلب ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا. سو یہ خیر نہیں ہو یہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپریشن سندور، ابھی انڈیا کے اندر نیریٹو جو ہے نا، جو انڈیا کے اندر انڈین گورنمنٹ کا نیریٹو ہے کہ آپریشن سندور چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا مودی صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ذرا بھی ڈیمیج نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے جی کہ کم از کم ایک ایئر مین تو جو ہے وہ انڈیا کا ہوا، مارا گیا. فار ایگزامپل یہ باتیں کی، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جو ایئر چیف ہیں وہ ابھی شاید آج یا کل 2-4 دن پہلے وہ جو اس ساری چیز کے اندر دیور آف دا ویو کہ جناب ہمیں ہر قیمت کے اندر جس چیز کو میک شور کرنا ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم کچھ بھی جو ہم اپنی مرضی کریں، ہم وہ اتمن اربھر بھارت کی بات کریں، ہم جو بھی کریں ہم اپنی مرضی کریں. اور پاکستان کے معاملے میں وہ انڈیا، مودی صاحب جو ہے نا وہ بہت کریٹیکل ہے اینڈ کلیئر ہے کہ نہیں، پاکستان کو نہیں چھوڑنا ہم نے. یعنی ہم آپریشن سندور میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہی کوئی نہیں ہوا، ان کا ہی نقصان ہوا جو ہوا. اب دیکھیں اس میں مرضی ہے، نہ مانے ہم ان کو کیا کہہ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان نے ایک چیز بتائی ہے، کہی ہے، انہوں نے کہا جی کہ لیٹ دا ورلڈ جج دس، لیٹس ناٹ بائی پاکستانی نیریٹو اینڈ لیٹس ناٹ بائی انڈین نیریٹو. اس کو بائی ہی نہ کریں، ان دونوں میں سے کسی ایک نیریٹو کو بھی بائی نہ کریں. ٹھیک ہے، ایک بھی نیریٹو کو بائی نہ کریں. اور وہ نیریٹو وہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کہ جناب ہر قیمت کے اندر ہمیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی اپروچ اس طرح کی رکھنی ہے کہ یہ بتانا ہے کہ اگلے کا نقصان ہے، ہمارا نقصان نہیں ہے. جو کہ انڈین آرمی چیف صاحب نے بات کی تھی، وہ یہ سنیے گا انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا جناب کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے نا، اس نے اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، انڈیا کا نقصان ہوا ہے. تو ان کے دماغوں میں جیت ہے، اس لیے وہ فیلڈ مارشل ہے. یعنی کہ مطلب انڈین آرمی چیف کا کہنا کہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہے وہ دماغوں کا فیلڈ مارشل ہے. مطلب ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اگلے دن رائٹرز نے خبر دی تھی کہ ہاؤ پاکستان ڈاؤنڈ 5 انڈین جیٹس. اب مجھے یہ بتائیں، میں اب دیکھیں، اور ادھر سے وزیر اعظم کہے کہ ہمارا ذرا بھی نقصان نہیں ہوا. میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ پرائم منسٹر مودی ہیز لنکڈ فارن پالیسی اینڈ نیشنل سیکورٹی ود دی الیکٹورل گولز اینڈ الیکٹورل پالیٹکس. سو ڈونٹ تھنک اٹ دس وے. اس کو اس انداز سے نہ سوچیں. یہ جو انہوں نے وہ کی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر اپنا اپر ہینڈ رکھنا ہے پاکستان کے اوپر. اور ہم جو لوگوں کو بتائیں گے، جو میڈیا کو بتائیں گے، میڈیا جو ہے وہ اس کو جو فیڈ کیا جائے گا میڈیا کہے گا. ہاں جی، ایک پوائنٹ تو بنتا ہے نا کہ بھائی جو میڈیا کو بتائیں گے میڈیا مانے گا، میڈیا بولے گا، میڈیا کہے گا. میڈیا کی کیا ضرورت ہے؟ اور نیریٹو ہم نے خود بنانا ہے. اسی لیے انڈین آرمی چیف کا میں ذکر کر رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے ہماری جو اگلی لڑائی ہے وہ نان کائنیٹک ڈومین میں لڑائی ہے. اب اس کا دیکھتے ہیں کہ نان کائنیٹک ڈومین جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں انڈیا کیسے لڑنا چاہتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. لیٹس سی.
کہ نان کائنیٹک ڈومین میں وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا، نان کائنیٹک ڈومین میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ہر قیمت کے اندر 24/7 جنگ رکھنی ہے. مطلب جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن اصل جنگ جو ہے وہ جنگ کے بعد ہے. یہ جو ابھی 2-3 مہینے ہیں، اس میں نیریٹو کون بناتا ہے؟ انڈیا بناتا ہے، پاکستان بناتا ہے، کون بناتا ہے؟ ٹھیک ہے. سو یہ ایک چیز جو ہے دیٹ از دیر. یہ مجھے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیسے چیزیں چلیں گی. بٹ دیٹ واز این امپورٹنٹ اسپیچ. ڈسکسنگ RSS is important and discussing other factors is also important. دیکھتے ہیں